हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया था। आपको सभ्यताओं के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो था वो सब दे दिया था, बता दिया था। हड़प्पा स्थल के बारे में भी बता दिया था। आज मैं इस क्लास में हड़प्पा स्थल के आगे के जो और स्थल है उनके बारे में फुल डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ पर आप शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक या सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी लोग पहली बार रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, जाते जाते कमेंट भी करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन करना है। लिंक आपको देखिए चैट बॉक्स में पिनअप करके भी दिख रहा होगा और आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके भी मिलेगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी अपडेट है, पोल है, क्वेश्चन है, टाइमिंग है, टेबल है, टाइम टेबल है, सिलेबस है, तो सब कुछ आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा और शेष चीज़ें आपको क्लास पर यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। जिन्होंने अभी तक कोई भी क्लास को नहीं देखा है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक बार पूरा प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम देखते जाएं, रिवीजन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा ये वीडियोस। ये फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के जो बच्चे हैं, नए एडमिशन बैच लिए, उन्हीं के लिए क्लासेस है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं कि यहाँ पर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया था और मैंने आपसे हड़प्पा नामक का एक स्थल है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको शेयर कर दी थी। आज जो टॉपिक है या जो स्थल हमें पढ़ना है वो है मोहनजोदड़ो। हमें मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी डिटेल में देखना है क्या था। प्रश्न बहुत बनता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है और हमें क्या पढ़ना है इसमें। चलिए आइए देखते हैं क्या है मोहनजोदड़ो। ठीक है, प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय बताइए। ऐसे आपको एक दो नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको ये बहुविकल्पी में प्रश्न बनेगा कि मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा रहेगा कुछ, ऑप्शन बी में लिखा रहेगा आपको कुछ, सी में लिखा रहेगा मृतकों का टीला। तो आपको ये टिक करना रहेगा। तो यानी कि ये जो शब्द है, इस शब्द से आपको बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर भी बन गया और आपको ये अतिलघुत्री लिखने वाले प्रश्न में भी आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएगा, 15 आपको उसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा, शेष प्रश्न आपको लिखने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मोहनजोदड़ो जो शब्द दिया था, ये एक सिंधी भाषा का शब्द। हिंदी भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। क्या है मोहनजोदड़ो? मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध में के लरकाना जिले में है। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है आप जानते हैं, ये पाकिस्तान का जो सिंध, वहाँ पर एक सिंध, पाकिस्तान में जो सिंध जिला है, वहाँ सिंध प्रांत है, वहाँ पर ये लरकाना ज़िले में है। ठीक है, आपसे ये जो लोकेशन है ये पूछता है। इसका प्रश्न आता है डियर, ध्यान से देखना क्या प्रश्न बनेगा। आपसे पूछेगा उसके स्थल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो अवस्थित है आज के समय में। पहले तो कुछ नहीं था लेकिन आज के समय वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है? लरकाना ज़िले में है। आगे आइए, लरकाना जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर से, कहाँ पर? सिंधु नदी पे। हड़प्पा कहाँ पे था? याद रखिएगा, हड़प्पा रावी पे था, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है। दोनों में कंफ्यूजन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सब सिंध सिंध लगा देते हैं। जी नहीं, ये सिंधु पे है, हड़प्पा रावी पे था। इस स्थल के उत्खनन करता, इस स्थल की जो खोज हुई है, जैसे हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी 1991 में हुई थी ना, सॉरी 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1921 में हुई थी। ये 1922 में हुई है। और इसकी जो खोज हुई है किसके मतलब प्रेजेंस में या नेतृत्व में हुई, तो राखलदास बनर्जी। हड़प्पा किसकी हुई थी? दयाराम साहनी के प्रेजेंस में हुई थी। ये कहाँ पर हुई? राखलदास बनर्जी। क्या प्रश्न बनेगा? पहला तो आपको ये वाला प्रश्न बनेगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। एक प्रश्न एक टॉपिक। जैसा हमने टॉपिक स्टार्ट किया वैसे ही हमको प्रश्न की बमबारी दिखने लगी। उसके बाद कहाँ पर अवस्थित है मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है? तो आप वर्तमान स्थिति तो कहेंगे पाकिस्तान के सिंध में लरकाना जिले में स्थित है। दो क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। आगे आओ, तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ये किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना होगा कि मैम सिंधु नदी पर। कहाँ पर? सिंधु नदी पर। तो आपको क्या बन गया? तीसरा प्रश्न बन गया। पैराग्राफ को पढ़िए, पैराग्राफ से क्वेश्चंस को खुद बनाइए कि कैसा क्वेश्चन बन जाएगा। जिस दिन आप पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस खुद बनाने की टेक्निक सीख गए, उस दिन से आपको कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। आप हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गया।
उसके बाद फिर आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी, मतलब किस समय पे हुई थी। आप कहेंगे कि मैम 1922 में हुई थी। मैं आपसे पूछूंगी हड़प्पा की कब हुई, तब आप कहेंगे मैम 1921 में हड़प्पा की हुई थी। उसके तुरंत बाद 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई थी। तो ये क्या बन गया, चौथा प्रश्न बन गया। उसके बाद मैं आपसे फिर पूछूंगी कि ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे या किसकी नेतृत्व में हुआ। तब आप मुझे बताएंगे मैम दयाराम साहनी के नेतृत्व। फिर मैं पूछूंगी कि मोहनजोदड़ो फिर कौन किया, तो आप कहेंगे श्री राखलदास बनर्जी। तो ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। सोचिए हमने 3 लाइन में 5 नंबर के क्वेश्चंस को देख लिया। देखा कि नहीं देखा, देखा ना। चलो आ गया, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसके आगे क्या है ये देखते हैं। इस स्थल में हमें एक विशाल स्नानागार, इसमें भी हमको एक बहुत ग्रेट ग्रेनरी, नहीं वहाँ पर अन्नागार था, सॉरी 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 गलती हो गई। वहाँ पे अन्नागार था जहाँ पर हम खाना रखते थे, याद है, याद आया। जहाँ पर हम खाना स्टोर करके रखते थे, अपनी आपातकालीन स्थिति आ जाए या कोई भी दिक्कत आया, आपदा विपदा आता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ पर ले जाके पूरे जितने भी लोग थे सब ले जाकर वहाँ पर कलेक्ट किया करते थे। सेम उसी तरीके से आपने ये चीज़ यहाँ पर देखी होगी। यहाँ पर एक स्नानागार, वहाँ पर अन्नागार लिखा था, यहाँ पर स्नानागार, वो था ग्रेट ग्रेनरी। और ये है ग्रेट बाथ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, सॉरी थोड़ी सी जुकाम हो गई है। ग्रेट बाथ क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ कहते हैं, मतलब नहाने का बहुत बड़ा ये स्नानागार था जहाँ पर लोग नहाते थे। जहाँ पर लोग उस समय क्या करते थे, मोहनजोदड़ो के जब समय चल रहा था, पीरियड था, तो एक टाइम इंटरवल में ये लोग वहाँ पर नहाया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जो ये नहाने वाली बात है ना, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये कुछ आपको पूरा, ये पूरा पत्थरों का बना हुआ था। पत्थर मतलब ईंटे का बना हुआ था। ईंटे में इसमें औरतें भी नहाती थी, आदमी भी नहाते थे, सब एक साथ, मतलब जैसे नहावन होता है मेला में, नदी में, नदी के तट पर सब नहाते हैं ना, लड़कियां औरतें बच्चे बुजुर्ग सब नहाते हैं। कोई स्पेशल तो रहता नहीं कि यहाँ लड़कियां नहाएंगी सिर्फ। तो वो आपने हरिद्वार में देखा होगा, आपने ऋषिकेश में देखा होगा, आपने प्रयागराज में देखा होगा, कुंभ मेला लगता है तो वहाँ पर लोग नहाने जाते हैं ना माघ के समय में। तो ऐसे वहाँ पर भी जैसे माघ एक पर्व है, वैसे जब वहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो समय चल रहा था, जब कोई बड़ा त्योहार आता था, पूजा पाठ होता था, कुछ भी कोई बड़ा फंक्शन रहता था, तब वहाँ पर लोग नहाने जाया करते थे। सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये पत्थरों का बना हुआ था। और एक बात ये भी देखने को गई है कि इसमें पानी फ्रेश निकलने का, फ्रेश पानी भरने की पूरी सुविधा भी थी। ये नहीं कि पता नहीं कब का पानी भरा है लोग जाके नहा ले, ऐसा कुछ नहीं। पानी को बहने के लिए, पानी फ्रेश भरने के लिए पूरी सुविधा थी। और साथ ही साथ कमरे वगैरह भी, औरतों के कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, ये अंडरग्राउंड में था, लगभग सीढ़ी से उतर के अंदर जाना पड़ता था। दिखता था बड़ा सा, जैसे कुंड होता है ऐसे ही बड़ा सा था ये। इमेज में भूल गई, यहाँ लेना वरना दिखाती है आपको, आपने देखा होगा, बुक में दिया गया होगा। तो वहाँ पर लोग जो है, औरतें जैसे कर नहाने के बाद कपड़ा बदलने के लिए उनको जगह के लिए कमरा भी बनाकर दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सहूलियत वहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर सब अरेंजमेंट के साथ हुई थी। बहुत अच्छी चीज़ थी फिलहाल के लिए। आइए देखते हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ सड़क का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पे सड़क भी थी, सड़क, सड़क नुमा जो चीज़ है जैसे सड़क होती है, वहाँ पर सड़क भी थी। यहाँ पर सड़क ग्रिड प्रारूप पर, किस प्रणाली पर रोड बनी था। आपको प्रश्न आता है कि कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करके रोड बनाई गई थी, तो आप कहेंगे मैम ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का मतलब समझते हैं, जैसे आप खड़ंजा देखें, शुद्ध भाषा में सब देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो खड़ंजा नहीं देखे। देखिए आरसीसी की एक रोड होती है जो सीमेंट और बालू को मतलब पूरा मिक्सचर बना के बनाई जाती है। एक रोड होती है जो इंटरलॉकिंग वाला पत्थर आता है, ऐसे चौड़ा चौड़ा रहता है, कलरफुल भी आजकल तो मिलने लगा है, कोई ऐसे गोलाई में भी मिलने, कई शेप में आने लगा है। इंटरलॉकिंग वाला पत्थर होता है, पत्थर जो सीमेंट का बना रहता है पहले से, बस ले जाकर उसको ठोक ठोक के बिछाना होता है। देखा है ना इंटरलॉकिंग वाली रोड, तो उस टाइप की रोड होती है। एक रोड जो गांव में पहले जब नहीं होता था तो खड़ंजा टाइप की होती थी। खड़ंजा टाइप का मतलब यहाँ पर है कि आप ऐसे पत्थर जो छोटा छोटा अद्धा आता है, अद्धा बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में, तो अद्धे को बिछा बिछा के रोड बनाते थे। और एक ऐसी रोड होती थी, वही ईंटा जो है खड़ा खड़ा बिछाते थे ऐसे। देखो बन नहीं रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे ईंटा दो रूप में होता है ना, एक ऐसे ले लोगे, ऐसे ईंटा, ये लंबाई वाला जो है सेक्शन है वो ऐसे रोड बिछी रहती थी। एक ईंटा ये, फिर इसके बगल ऐसे लंबा सा एक ईंटा, फिर एक ईंटा, ठीक है, उसके बाद फिर एक क्रॉस हो जाता है ऐसे ऐसे। तो यही है ग्रिड प्रणाली। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है, मतलब ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या है कि पूरे प्रॉपर तरीके से रोड थी। ग्रिड प्रणाली का नाम बहुत फेमस होता है, आता है प्रश्न, यही पूछा जाता है कि सड़क वड़क की व्यवस्था थी कि नहीं थी। तो विशेषता के तौर पर आपको ये सब लिखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत जो थी वो विशाल अन्ना, इसमें भी खाना स्टोर करने के लिए वो बड़ा सा जो ग्रेट ग्रेनरी था, उसमें भी, इसमें मोहनजोदड़ो में भी वो मिला था। ठीक है,
क्लियर? क्या क्या था? अब देखो, आप जितना भी स्थल पढ़ोगे ना, वहाँ पर आपको हर बार कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बस हर एक स्थल से ये रिलेट करके चलना कि प्रश्न वहाँ पर क्या क्या मिला था, क्या क्या अच्छी खूबियाँ थी, इसी से आपको प्रश्न बनेगा। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो विशेषता जो है, वो क्या क्या मिला था, कैसे कैसे वहाँ पर होता था, सब यही आपको पूरा प्रश्न ओवरऑल मिलाकर मिलेगा। क्लियर? आगे आ जाओ। यहाँ पर है सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जो मोहर होती वो ज़्यादातर जो है हड़प्पा में एक दो ठो मिली थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मोहर मिली। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली। मतलब यहाँ पर जो है, जो अभिलेख वगैरह, जो अभिलेख का मतलब दस्तावेज, मैंने आपको अभिलेख बताया था ना कि जहाँ पर आपको कोई चीज़ जैसे अभिलेख के तौर पर लिखी हुई मिले, पन्नों पर लिखा जाए, दबवा दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अभिलेख पर भी जो है मोहरें लगी हुई मिली हुई है कि उसमें मोहरें स्टैंप की गई हैं। ठीक है, आगे आओ। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो एक प्रश्न आता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कब मिली, तो आपको बताना होगा, टिक करना होगा कि मैम मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का पशुपति मुद्रा जो थी, उनका जो सिक्का था, नोट और जो थी मुद्रा, उस पर पशुपतिनाथ के एक भगवान इनके हुआ करते, तो उनकी छाप बनी हुई थी। तो मोहनजोदड़ो में सब था। सूती का कपड़ा भी मोहनजोदड़ो से मिला था। अलंकृत दाढ़ी वाला एक पुजारी भी था, उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा थी, और भी बहुत सारे सामान थे। तो ये सब क्या थे, ये सब आपको पूछा जाएगा कि कब कहाँ से, मतलब किस समय मिले हुए थे, तब आपको बताना होगा कि मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं कि हड़प्पा से मिले हुए हैं। दोनों के प्रश्न आपको पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और स्थल है, इनके बारे में देखते हैं। एक स्थल है जिसका नाम है लोथल। मैंने आपको ऊपर दो बताया, एक पहली वाली क्लास में बताया था, हड़प्पा के बारे में बताया था कि नहीं बताया था ना? हड़प्पा के बारे में बता दिया था। आज मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया। अब आओ कुछ और स्थल है, उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आता है और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो देखो पहला इसमें क्या है, लोथल है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, अहमदाबाद। गुजरात जो ये अपने इंडिया का गुजरात है, वहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए बता भी रही हूँ कि कुछ स्थल ऐसे थे उस समय के जो हमारी इंडिया में आज हैं और पाए गए थे उस समय। तो ये 1957 के आसपास में रंगनाथ राव ने इसकी खोज करवाई थी, मतलब खुदाई करवाई थी। लोथल ये हमारे गुजरात में है। अब यहाँ पर क्या क्या मिला था, यहाँ पर जो विशेषता के तौर पर मिला हुआ था वही आपको जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोदीवाड़ा, यानी कि एक बंदरगाह, पोर्ट जो होता है, वो गोदीवाड़ा के नाम से यहाँ पर, क्योंकि समुद्र के किनारे था गुजरात के पास, तो ये सबसे ज़्यादा समुद्र है पूरे चारों तरफ। तो यहाँ पर जो है तीन तरफ, मतलब तो यहाँ पर गुजरात के पास ये गोदीवाड़ा था, ताकि जो है सामान वामान आए जाए, लोग आयात निर्यात करें। ठीक है, तो आवाजाही बनी रहे। तो गोदीवाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। चावल के अवशेष भी मिले, क्योंकि पानी थी, तो पानी की उपलब्धता के कारण, क्योंकि चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो खेती चावल की वहाँ पर, उसके भी प्रूफ मिले हैं। अग्निकुंड था, एक बहुत विशाल सा अग्निकुंड भी देखने को मिला है। फिर चौथा, वहाँ पर हाथी के दांत भी मिले, हाथी का जो टस्क होता है वो भी हमें देखने को मिला है। 3 युगल समाधियाँ 2 शव के साथ दफनाने की विधि मिली है। मतलब 3 युगल समाधियाँ और 2 शवों के साथ दफनाने को, मतलब 2-2 एक साथ दफनाने का, और भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको प्रश्न बनेगा ये अग्निकुंड वाला और ये गोदीवाड़ा वाला, ये खोज किसने की थी, कहाँ पर है? गुजरात में है। और उसके बाद जो है ये अग्निकुंड और ये ज़्यादा दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए उसके बारे में, देखिए नॉलेज जो है वो दी रहे, और उसमें से प्रश्न के सारी चीज़ थोड़ी आती है पेपर में, ऊपर ऊपर की चीज़ें या कुछ यूनिक चीज़ें हैं वो पूछेगा, सब नहीं आएगा। घोड़े की यहाँ पर जो है एक मिट्टी की मूर्ति भी मिली हुई थी। आगे आइए। अब एक और आ जाता है, वो है कलीबंगा। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में, ये भी हमारे इंडिया में एक साइट है। ठीक है, इंडिया की साइट है ये, जिसका नाम है कलीबंगा, जो हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जुते हुए खेत जो जैसे धान और गेहूं की खेती करनी है, तो उससे पहले ट्रैक्टर बुला के खेत को जोता जाता है ना, जोतते हैं ना, मिट्टी को अल्ट पल्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते, ताकि उसमें हवा चली जाए फिर से, और उसके बाद अच्छा जमाव होता है, जो कीड़े मकोड़े रहे वो भी मर जाए, सबको धूप लग जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जुताई पहले होती है। तो जुते हुए खोद मिले थे, कि खेत वहाँ पर जुते हुए ऐसे देखने को मिले। अग्नि हवन का कुंड इसमें भी देखने को मिला। काले रंग की चूड़ी कहाँ से मिली है? तो कलीबंगा से मिली है। कलीबंगा कहाँ, राजस्थान है? ये प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, भूकंप के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो भूकंप वाला नहीं पढ़िएगा, मतलब देख लीजिएगा, लेकिन दो चीज़, ये पहला और ये दूसरा,
ये तीसरा और पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ज़्यादा बनता है कि जोते हुए खेत का प्रमाण कब किस साइड से मिला है, तब बताना होगा आपको कि मैम कलीबंगा से मिला। मैं पूछूंगी कलीबंगा कहाँ है, तब आप कहेंगे मैम राजस्थान के हनुमानगढ़ में। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी काले रंग की चूड़ी किस स्थल से मिली, तब आपको बताना होगा कि मैम कलीबंगा से, काले कलर की चूड़ी। ठीक है, आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, राखी गीढ़ी। इसी तरीके से जो है ये हरियाणा के हिसार में है। कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में है। अब इसमें क्या मिला है, भारत में स्थित सबसे लंबा ये बड़ा स्थल, ये जो राखी गीढ़ी है, राखी गीढ़ी ये सबसे बड़ा स्थल है जो इंडिया में पाया गया है। ठीक है, कहाँ पर पाया गया है, इंडिया में पाया गया सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ पर ताम्र के उपकरण, ताम्र से बने हुए सामान जो हैं वो ज़्यादा मिले हुए हैं। आगे आइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बेसिक है, समझते चलिए। एक बार में नहीं आएगा तो 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चनू दड़ो इसी तरीके से है, जो सिंध के पाकिस्तान के सिंध में चनू दड़ो है। ये साइड जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ, इंडस्ट्री थी वहाँ पर। महिलाओं के सौंदर्य से काजल, कंघा और जो सामान थे, जो सौंदर्य पदार्थ होते हैं महिलाओं के, वो सब भी होते थे। सोचिए उस समय की औरतें भी सजा करती थी, क्या बात है। आजकल का आधुनिकरण तो देखकर ठीक ही है, लेकिन उस समय की भी औरतें सजा करती थी, कितनी अलग बात है ना, सोच लीजिए। फिर यहाँ पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के निशान भी, ये सब भी मिले हुए जानकारी है, जो आता है वो बता रही हूँ। फिर बनवाली एक है, एक स्थल का नाम है बनवाली, जो हरियाणा के हिसार में ही पाया। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने वाला हल मिला हुआ है। ठीक है, जो हल होता है, खेत जोता जाता है, उसी तरीके से मिट्टी का बना हुआ वहाँ पर खिलौने नुमा हल मिला हुआ है। क्लियर? एक और है, आओ देखो, रोपड़ है। ये रूपनगर पंजाब में है। ये अपने पंजाब, इंडिया वाले पंजाब में है। ठीक है, यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। किसी में वो हल मिला है तो किसी में ये कुल्हाड़ी मिली है। एक और है, देखिए रंगपुर है। रंगपुर भी एक स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद में है। यहाँ क्या मिला है, यहाँ पर धान की भूसी मिली हुई है, ज्वार मिला हुआ है, बाजरे की फसल का भी प्रभाव, बाजरे का दाना वाना गिरा, बाजरे और ज्वार का दाना गिरा हुआ मिला था, और धान की भूसी मिली हुई। धान की भूसी समझ रहे, जब धान होता है तो जब मड़वाते हैं तो भूसी निकलती कि नहीं निकलती, इसको बाद में पीस के पालिश बनाई जाती है, उसको गाय को खिलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा गाँव के स्तर से भी जुड़ा रहा करिए। ठीक है, बहुत प्रश्न भी आता है, और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये हमारा कृषि प्रधान देश है, जिसकी वजह से अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को, अपनी उपज को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सोचा करिए कि अरे नहीं यार, गाँव वाँव कौन, ऐसा कुछ नहीं। सारी मॉडर्नाइजेशन मुझे भी आती है, सब कुछ मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी जो ज़मीन है, जो स्तर है, जो गाँव है, जिसके साथ ज़िंदगी चलनी है, जो गुजारा है, जो रोटी रोटी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। कोविड ने हम लोग को सबकी अपनी ऐसी की तैसी याद दिला दी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रहेंगे। अब देखिए, सब जैसे बहुत लोगों को धान की भूसी उसी नहीं पता होगी, तो भाई उनका क्या होगा, जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनजान बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सर, कोटदा, ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में है। यहाँ पर कलश समाधान का, एक कलश के अंदर 100 के अंशों को दफनाने का मतलब, जैसे ये देखा गया है कि जब डेथ होती है तो उनके साथ और भी जो अंश वगैरह, पार्ट वगैरह रहते हैं, या और भी सामान, उनको भी दफनाते हैं एक प्रकार से। घोड़े की हड्डी और तराजू मिला हुआ है, घोड़े की हड्डी और तराजू मिला हुआ है। तो ये साइटें थी जो, और उनके साथ जो स्थल है वो मिले हुए थे। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक मैंने आपको सारे स्थलों के बारे में बता दिया है। स्थल से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझ के चलना होगा, वरना हमेशा आप गलतियाँ कुछ ना कुछ करते ही रह जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ों को देखते। तो प्रमुख स्थल मैंने आपको बता दिया ना। अब यहाँ पर चलिए, आइए इनकी एक विशेषता के तौर पर और देखते हैं। सिंधु घाटी के स्थल की पूरी जानकारी मैंने आपको ऊपर सारे मतलब पहले वाले में और अभी वाले में मिलाकर दे दी। अब मैं आपको बताती हूँ इनकी नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी। नगर नियोजन से क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब इनका भी जो शहर का आधुनिकरण, एक प्रकार से जानकारी इनको हो गई थी वो। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट है, सड़क जो थी वो समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब समझते हैं 90 डिग्री। ठीक है, उस समय की जो ये सड़क बनती थी इनके यहाँ, सड़क ये लोग बनाए हुए थे, तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट दिया करती थी। तो आपको प्रश्न बनता है कि सड़क एक दूसरे को कितने कोण पर काटती थी, तो आप बताएंगे कि समकोण लिखा भी मिलेगा और 90 डिग्री भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के नगर योजना
एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित था। ये जाल नुमा बिछाया जाते थे, ग्रिड पैटर्न बिछाए जाते थे, ईंटे के खड़ंजे वाली जो रोड होती है गांव में उसको, और ये 90 डिग्री का समकोण पर बिछाई जाती थी, एक दूसरे को मतलब क्रॉस करके काटती थी। पहली बात, क्योंकि नगर है, शहर है, तो रोड तो बनी होगी, वो मिट्टी वाला रोड नहीं रहेगा, बनी होगी रोड। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का भी अपना विशेष, जैसे आजकल आपके घरों के में नाली बनी हुई कि नहीं, आपके घर का जो पानी गंदा पानी होता है वो निकल के नाली की तरह बह के जाता है कि नहीं जाता है, गिरता है ना बाहर, सब नाली बनी, घर में सब पाइप वगैरह जो अंदर से अंदर बाहर जहाँ भी लगाई जाती है सब जाके नाली के थ्रू बह जाता है कि नहीं। तो ये उस समय भी ये लोग नाली बनवा के रखे थे, सोच लीजिए, इमेजिन करिए, ये लोग उस समय भी इनको जानकारी हो गई थी कि नाली भी बननी चाहिए। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था, तो आपको देखते खुदाई हुई तो नाली भी देखने को मिली छोटी छोटी। आगे आइए, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंट मिली। अब जब भवन निर्माण, जैसे आज पकाई, पहले ये कच्ची ईंट, ईंट जो बनती है पहले कच्ची रहती है, फिर उसको पकाते हैं ना भट्टे में डाल के, भट्टी में डाल, चिमनी में डाल के, तो वही चीज़ है कि पक्की ईंट भी वहाँ पर मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानघर, और ये भी बात बहुत अच्छी थी कि उस समय सबके लिए, सबके अपने अपने घर भी हो गए थे, और उसमें किचन भी पूरा, एक रसोई घर भी पूरा होता था, और नहाने के लिए बाथरूम वगैरह भी इनके यहाँ बना, तभी तो नाली बनवाए थे, नहीं नाली क्यों बनवाते। ठीक है, सोच लीजिए कितनी डेवलपमेंट थी। आगे आइए, नगर के दो हिस्सों, नगर जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, नगर जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे हम दुर्ग कहते थे, मतलब एक पश्चिम का एरिया टीला कहलाता था जिसको दुर्ग कहते थे, और दूसरा जो था वो पूर्वी टीला जिसको हम निचला हिस्सा, दुर्ग मतलब उच्च, उच्च लोग, उच्च कोटि के लोग वो दुर्ग में आते थे, जो निम्न होते थे वहां पर ये निचला नगर कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय भी ऊंच नीचे थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिला हुआ है। आगे आइए, तो हमने क्या देख लिया, नगर व्यवस्था कैसी थी, मतलब जो सड़क बनी, नाली बनी, बाथरूम भी था घर में नहाने के लिए, किचन भी था खाने के लिए, तो ये सब एक अच्छी शहर की व्यवस्था थी। पटी पकी हुई ईंट, इसका मतलब वो लोग पक घर बना के रहते थे प्रॉपर तरीके से, तो ये सब एक अच्छी खूबी देखने को मिली हुई है। अब इनकी सामाजिक स्थिति भी देख लो, सोशल स्टेटस क्या था, यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में बंट गया था, 4 वर्गों में ये लोग उस समय ही डिवाइड हो गए थे, एक विद्वान, एक योद्धा, एक श्रमिक और एक व्यापारी। ठीक है, सबसे एक विद्वान जो पढ़ा लिखा होगा, जो मजबूत होगा शरीर से, वो योद्धा, और जो काम करेगा वो क्या जो है ये श्रमिक होगा, लेबर, और ये अपना व्यापार करने वाले व्यापारी। तो ऐसे ये लोग 4 वर्गों में उस समय बंट गए थे। आगे आइए, ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजनों का उपयोग, मतलब शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, दोनों तरह के भोजन का ग्रहण करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग, ये ऊनी पहनते थे और सूती कपड़े भी पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण, उस समय पुरुष और आदमी जो थे वो दोनों ही गहने, अंगूठी वगैरह, चेन, आजकल और आदमी औरतें सब अंगूठी चेन पहनते हैं कि नहीं पहनते, आदमी भी तो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, चेन पहनते हैं, कुछ लड़के कान में बालियाँ पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि दोनों में मतलब एक कह सकते हैं कि ये योजना वहाँ पर चली थी जिसके तहत ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको मैंने ये सारी बातें बता दी है। अभी इसमें 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, एक आर्थिक स्थिति है, इसको भी देख लेते हैं। इनका आर्थिक फैक्टर क्या था उस समय, ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं का, जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, खरबूजा इत्यादि आदि का उपयोग करते थे। ये लोग कैसे थे, मतलब जौ, चना, गेहूं, मटर सब की जानकारी हो गई थी और ये सबको उपयोग करके खाते पीते थे। आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में हमें जुते हुए खोद में, मतलब जोते हुए खोद खेत हमको देखने को मिले, और साथ ही साथ हमको 2 फसल बोए जाने वाली साक्ष्य भी हमको, मतलब एक साथ 2 फसल बोए जाने वाला तरीका या 2 फसल अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसके जो प्रूफ है वो भी देखने को मिले। आगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कैसी थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ये कांस्य युगीन थी। कांस बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग किया जाता था। तो कांस कैसे बनता है, आपको पूछेगा प्रश्न कि कांस कैसे बनता है, तो किसके मतलब किसकी सहमति से बनता है, तो तांबा और टिन को जब मिलाते हैं तो कांस बनता है, और 9:1 में अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग से परिचित, लोहे का ये आयरन का उपयोग जानते नहीं थे, और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में जानकारी भी नहीं, तलवार और औजार इन सब की जानकारी नहीं थी। कांस की जानकारी इनको हो गई थी क्योंकि तांबे और टिन को मिलाकर ये कांस बनाना सीख गए थे। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कैसी सभ्यता है, तो आपको बताना होगा कि मैम ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। क्लियर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको 25 मिनट की क्लास ले ली। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके पतन को बताऊंगी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे ये सभ्यता मतलब दब गई ज़मीन में, कैसे ख़त्म हो गई, क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, पूरा कैसे ख़त्म हो गया इनका अस्तित्व, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तो कैसी रही क्लास, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बतानी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया, छोटे तरीके से बताया, ताकि और सब इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जिससे प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ लेफ्ट रह गई तो उसको आप लोग टॉपिक बताइएगा, मैं उसको भी कवर करवा दूंगी। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग बुक से। चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, इतना अच्छा डिस्कस करने के बाद भी, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।